ओके सो जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम करने वाले हैं यूनिट नंबर 14 पार्ट 2 ओपिगाबा का, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं थ्योरीज ऑफ सिटीजनशिप। तो सिटीजनशिप का हमने एक ओवरव्यू हमने पिछले लेक्चर में ले लिया था। जिसने नहीं देखा वो प्लेलिस्ट में जा सकता है। प्लेलिस्ट इसी नाम से बनी हुई है, ओपिगाबा 2.2 से। उसमें हमने काफ़ी सारे चैप्टर्स कवर कर लिए एंड हम यूनिट 14 का पार्ट 2 आज पढ़ने वाले हैं, थ्योरीज ऑफ सिटीजनशिप, जिसमें हम कौन कौन सी थ्योरीज पढ़ेंगे। लिबरल थ्योरी, उदारवादी, स्वतंत्रतावादी थ्योरी, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं आपको बीच बीच में समझाती रहूंगी। कम्युनिटेरियन, समुदायवादी, मार्क्सवादी थ्योरी और प्लूरलिस्ट थ्योरी, यानी कि आपका बहुवादी थ्योरी आई गेस, है ना, जो भी इसको बोलते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है लिबरल थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप पे। सो लिबरल थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप ये कहती है कि जो सिविल राइट्स हैं वो इस सिटीजनशिप का कोर माने जाते हैं। तो कभी भी आपको सिविल राइट्स की बात की गई हो किसी क्वेश्चन में, ऑप्शन में, स्पेशली अगर एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन होते हैं, तो सिविल राइट्स की बात कौन करता है? लिबरल थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप करती है। तो ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है सिविल राइट्स, नागरिक अधिकार, ठीक है। एंड ये जो राइट्स होते हैं ये लॉजिकल कंक्लूजन पे तब पहुंचते हैं एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस के थ्रू, जिसमें हमें पॉलिटिकल एंड सोशल राइट्स भी दिए जाते हैं। सो बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि जब राजनीतिक और सामाजिक अधिकार जब डेवलप हुए थे सोसाइटी में, पॉलिटिकल एंड सोशल राइट्स जब डेवलप हुए थे सोसाइटी में, देन उसके बाद इन्हीं राइट्स का जब आगे जाके एवोल्यूशन हुआ और विकास हुआ, तो सिविल राइट्स का निर्माण हुआ या सिविल राइट्स एग्जिस्टेंस में आए। तो स्पेसिफिकली ये थ्योरी क्या कहती है कि सिटीजनशिप में अगर सिटीजन्स को सिविल राइट्स कब मिले? जब पॉलिटिकल और सोशल राइट्स समाज में आ चुके थे। तो धीरे धीरे इवॉल्व होके सिविल राइट्स भी आने लगे। इसलिए इस थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप को एवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप भी बोलते हैं। यहाँ पे आते हैं इस लिबरल थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप के मेन थिंकर जो है टी.एच. मार्शल, और इनकी जो फेमस किताब है वो है सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस किताब में ये सिटीजनशिप की अपनी डेफिनेशन देते हैं, जो आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछी जाती है कि सिटीजनशिप क्या है। सिटीजनशिप वो है, मतलब नागरिकता क्या है? इक्वल राइट्स और ड्यूटीज हों, जहाँ पे लिबर्टीज हों, मतलब स्वतंत्रता भी हो, लेकिन कुछ प्रकार के कंस्ट्रेंट्स भी हो, रुकावटें भी हों, पावर भी हो और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो डिफरेंट इंडिविजुअल्स के लिए। तो ये सिटीजनशिप का मेन डेफिनेशन है, जो आप अपने आंसर में भी लिख सकते हो जब अभी आप आंसर राइटिंग करोगे तो। एंड अंडर सिटीजनशिप द इंडिविजुअल्स कम टुगेदर टू डिसाइड द टर्म्स ऑफ देयर एसोसिएशन। तो सिटीजनशिप क्या है? जिसमें बहुत सारे इंडिविजुअल मिलके एक एसोसिएशन बनाते हैं और अपने इच्छाओं पे या फिर अपने टर्म्स पे वो डिसीजन लेते हैं, ठीक है। तो सिटीजनशिप का जो आइडिया है वो किसके काउंटर में चलता है? क्लास डिवीजन ऑफ सोसाइटी का जो आइडिया है उसके, ठीक है। तो मतलब कि ये क्या है, वर्सेस में है। एक तरफ सिटीजनशिप का आइडिया है, तो सिटीजनशिप के एकदम अपोजिट या जिससे सिटीजनशिप के सबसे ज़्यादा क्लैशेस होते हैं वो है क्लास डिवीजन का आइडिया, क्योंकि जो क्लास डिवीजन का आइडिया है वो सिटीजनशिप के कॉन्सेप्ट के खिलाफ है। अब मैं ये क्यों बोल रही हूँ कि सिटीजनशिप और क्लास डिवीजन एक दूसरे के अगेंस्ट है? क्यों? मतलब देखो, क्लास डिवीजन से क्या होता है? जब हम एक दूसरे को क्लास के आधार पर कि तुम तो एलीट क्लास हो, तुम पुअर क्लास हो, इनको आपस में डिवाइड कर देंगे, तो क्या होगा? इनइक्वालिटीज आएंगी। प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम जब इन, क्योंकि क्लास डिवीजन बेसिकली प्रॉपर्टी के आधार पर ही होता है कि जिनके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी है या जितने एसेट्स है उस हिसाब से हम क्लासेस डिवाइड करते हैं, फिर मिडिल क्लास, लोअर क्लास, ये सब, ठीक है। लेकिन जो सिटीजनशिप का आइडिया है वो तो क्या है? नागरिकता है, ठीक है। तो नागरिक का आइडिया से क्या आता है? इक्वालिटी आती है, ठीक है। सिटीजनशिप का आइडिया क्या दर्शाता है? कि हम सब जो सिटीजन्स हैं आपस में इक्वल है। लेकिन क्लास डिवीजन का आइडिया क्या दर्शाता है? इनइक्वालिटी। इससे सिटीजनशिप और क्लास डिवीजन का आइडिया अगेंस्ट में काम करता है, ऐसा लिबरल थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप बोलती है। तो इस पॉइंट को भी याद रखना, ताकि आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी बनी रहे और आपको आंसर राइटिंग में भी ये पॉइंट लिख सकते हो, ठीक है। तो दो तीन चीज़ें, एक सिविल राइट्स को फॉलो करता है, दूसरी चीज़ टी.एच. मार्शल की डेफिनेशन सिटीजनशिप की, फिर तीसरा कि पॉलिटिकल एंड सोशल राइट्स से निकल के एवोल्यूशन के बाद सिविल राइट्स आए, ये बता सकते हो। और सिटीजनशिप और क्लास डिवीजन कैसे आपस में क्लैश करते हैं वो बता सकते हो। तो ये हमने अभी तक 4 चीज़ें पढ़ी लिबरल थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप के बारे में। तो वही सारी चीज़ें लिखी हुई है जो मैंने अभी आपको समझाई। अब आगे आते हैं इंग्लैंड के एग्जाम्पल पे, ठीक है। तो टी.एच. मार्शल जो है इंग्लैंड का एग्जाम्पल लेते हैं और वो बोलते हैं कि जो सिटीजनशिप का आइडिया है वो शुरू होता है सिविल राइट्स से, ठीक है। क्योंकि टी.एच. मार्शल किसके थिंकर है? लिबरल थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप के थिंकर है, और लिबरल थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप सिविल राइट्स में मानती है, ठीक है। और ये बोलते हैं कि सिविल राइट्स
से शुरुआत हुई और धीरे धीरे सिविल राइट्स ने ही बढ़ावा दिया पॉलिटिकल एंड सोशल राइट्स को भी। मतलब पॉलिटिकल एंड सोशल राइट्स थे, लेकिन उसको सिविल राइट्स जब आए तो सिविल राइट्स ने पॉलिटिकल और सोशल राइट्स को और पॉपुलर और राइज करने में हेल्प किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो आप मेंशन कर सकते हो। और जब ऐसा माना जाता है कि जब सिविल राइट्स पूरी तरीके से विकसित हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं, तो कोई भी इंडिविजुअल ऐसा नहीं रहता जो कि डिपेंडेंट हो मार्केट सिस्टम पे। ठीक है, तो सारे इंडिविजुअल फिर फ्री हो जाते हैं, लिबरल हो जाते हैं बेसिकली। ठीक है, एंड वो मार्केट सिस्टम पे फिर डिपेंडेंट नहीं रहते। ठीक है, जब सिविल राइट्स अपनी चरम सीमा पे पहुंच जाते हैं। इसलिए जो सिटीजनशिप है इन इट्स फुली डेवलप्ड फॉर्म लीड्स टू द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो मतलब जब सिटीजनशिप जो है लिबरल थ्योरी के अकॉर्डिंग जब वो अपनी चरम सीमा पे पहुंच जाती है या विकसित हो जाती है कि हाँ अब नागरिकता सबको मिल चुकी है, तो वो कब होता है? वो तब होता है जब गुड्स एंड सर्विसेज को अच्छे तरीके से रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए। ठीक है, एंड बेनिफिट्स एंड बर्डन्स को भी रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए। ऐसा नहीं कि जब सिर्फ प्रॉफिट आएगा तभी हम उस प्रॉफिट को बांटेंगे, या जो लॉस होगा तो हम लॉस को नहीं बांटेंगे, या फिर लॉस को बांटेंगे प्रॉफिट को नहीं बांटेंगे। तो हर चीज़ यहाँ पे इक्वालिटी हो जाती है जब सिटीजनशिप यानी कि आपकी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। तो अगर आपको किसी सोसाइटी में ऐसा दिख रहा हो कि वहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज का भी रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, बेनिफिट्स का भी और बर्डन्स का भी, तो हर चीज़ जब रीडिस्ट्रीब्यूट हो रही है इसका मतलब सिटीजनशिप जो है फुली डेवलप हो चुकी है, ऐसा टी.एच. मार्शल ने बोला था। In this form it embodies the idea of social justice। और जब ऐसा होता है मतलब कि आप सब कुछ हर चीज़ को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, ठीक है, बैलेंस कर रहे हो हर चीज़ को, बेनिफिट्स को, गुड्स एंड सर्विसेज को, बर्डन्स को। अगर मतलब बर्डन इन द सेंस कि अगर स्टेट को कोई लॉस हो रहा है, इकोनॉमिकली लॉस हो रहा है, तो जब आप हर चीज़ में रीडिस्ट्रीब्यूशन लेकर आ रहे हैं तो यहाँ पे डेवलप होता है आइडिया ऑफ सोशल जस्टिस। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। देन दिस व्हेन सम पीपल फेल टू प्रोवाइड फॉर द हेल्थ केयर। अब कभी कभार ऐसा होता है कि आपकी हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है, आपकी सोसाइटी में एजुकेशन अच्छी नहीं है, हाउसिंग फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है आपकी फैमिली के लिए। तो जो सिटीजन्स है उनको किस पे निर्भर रहना पड़ता है? जब हमारे पास हेल्थ, एजुकेशन, हाउसिंग अच्छा नहीं होगा तो ये हमें उस दौरान स्टेट की हेल्प लेनी पड़ती है, स्टेट असिस्टेंस लेनी पड़ती है। ठीक है, जो कि बहुत मतलब कॉमन सेंसिकल बात है। ठीक है, वही टी.एच. मार्शल ने बोली थी। सो बेसिकली हमने पढ़ा है यहाँ पे कि जो सिटीजनशिप है, ठीक है, जब हम सिटीजनशिप जो एज अ नागरिक हम एक अपने आप को कम्युनिटी का पार्ट कंसिडर करने लग जाते हैं, तो हम उसकी तरफ क्या शो करते हैं? एलिजियंस, ओबीडियंस शो करते हैं। और जब हम उस कम्युनिटी की तरफ ओबीडियंस शो करते हैं तो हमें एक सेंस ऑफ ड्यूटी आ जाता है कि ठीक है कि हमें एज अ सिटीजन हम इस कम्युनिटी का पार्ट है, तो हमारे इस कम्युनिटी की तरफ कुछ कर्तव्य बनते हैं, कुछ ड्यूटीज बनती हैं जो उनको हमें ओबे करना है। और अब इसके क्रिटिक्स क्या बोलते हैं लिबरल थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप के, जो इसके खिलाफ है कि जो थ्योरी है लिबरल थ्योरी बहुत ऑप्टिमिस्टिक है। ठीक है, कि जब ये बात करती है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स एंड बर्डन्स की फॉर द प्रोविजन ऑफ सोशल राइट्स, कि जब हम सोशल राइट्स या सोशल जस्टिस की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि हमें बेनिफिट्स और बर्डन दोनों को रीडिस्ट्रीब्यूट करना है। जिसका मतलब क्या होता है कि अगर जो टैक्स है कुछ सेक्शन पे ज़्यादा लगाया जाए ताकि जो बाकी सेक्शंस है, जो गरीब वर्ग है, उनको बेनिफिट मिल सके। तो दूसरों से आप ज़्यादा टैक्स लोगे, दूसरों से यानी कि एलिट क्लास से ज़्यादा टैक्स देकर आप दूसरों को बेनिफिट कर रहे हो। तो लेकिन नथिंग कम्स फ्री, कुछ भी फ्री में हमें नहीं मिलता। इफ समवन गेट्स समथिंग फ्री, समवन एल्स मस्ट बी पेइंग फॉर इट। फॉर एग्जांपल, अगर हम गरीबों को फ्री, जो सरकार है गरीब बच्चों को मिड डे मील फ्री में प्रोवाइड कर रही है, उनको रहने का जो भी झुग्गी झोपड़ियाँ हैं वो फ्री में दे रही है, या ठीक है, या लंगर वगैरह जैसे होता है, या लंगर के अलावा जो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है जिससे जो गरीब लोगों को अनाज फ्री में मिलता है कुछ परसेंटेज तक, तो कुछ भी फ्री तो नहीं मिल रहा ना उनको। फ्री उनको उनके लिए फ्री है, लेकिन वो पैसा जो सरकार के पास आया वो कहाँ से आया? वो किसी एलिट क्लास से आया, उस पर टैक्स से आया। तो जब हमने एलिट क्लास पे ज़्यादा टैक्स लगाया, अमीर लोगों पे ज़्यादा टैक्स लगाया, तो उस टैक्स के पैसे से हमने किसका पेट पाला? गरीबों का पेट पाला। ठीक है, तो इसमें इसलिए ये मेंशन है कि कुछ भी फ्री नहीं आता। टू मेंटेन गुडविल एंड सॉलिडारिटी इन द सोसाइटी में एक अच्छी चीज़ें बनाए रखने के लिए, एकदम एकता का भाव बनाए रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि टैक्स पेयर आर नॉट सब्जेक्टेड टू अनड्यू बर्डन एंड हार्ड बर्डन। तो इसलिए ये लिबरल थ्योरी के खिलाफ है। जो मैंने आपको ये चीज़ बताई ना टैक्स वाली, ये लिबरल थ्योरी जो है इसको सपोर्ट करती है। और इसके क्रिटिक्स ये बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि जो टैक्सेशन सिस्टम है, तो कुछ लोगों पे टैक्स ज़्यादा लगा के आप दूसरों को बेनिफिट करोगे, ठीक है, तो आप ये क्या उन टैक्स पेयर्स के साथ गलत नहीं हो रहा है? वो जो टैक्स पेयर्स जो हैं वो तो अपना जो काम धंधा है या फिर अपना मेहनत करके कमा रहे हैं, तो हम उनसे ज़्यादा टैक्स लेके जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जो भिखारी हैं या फिर जो बहुत गरीब है, हम उनको दे रहे हैं। तो आप उनका अपना उनके ऊपर तो अनड्यू बर्डन आ गया ना। बेचारे ने एक मान लो
10 लाख कमाया और 10 लाख में से उसको 1 लाख तो अपना टैक्स देना पड़ रहा है, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। तो वो बेचारे की क्या गलती कि 1 लाख उसको अपनी मेहनत का किसके लिए देना पड़ रहा है, गरीबों के लिए। ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ, ठीक है, मैं इस टैक्सेशन के फेवर में हूँ, बट ये लिबरल थ्योरी के क्रिटिक्स बोल रहे हैं जो उसको क्रिटिसाइज करते हैं अनड्यू बर्डन एंड हार्ड बर्डन के लिए, ठीक है। ऐसा रॉबर्ट नॉजिक भी बोलते थे अगर देखा जाए। इट इज रियली डिफिकल्ट टास्क। तो ये आपको जब भी कोई थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप लिखोगे तो पहले उस थ्योरी के पॉजिटिव पॉइंट्स, ये वो थ्योरी क्या कहती है, एंड लास्ट में उसका क्रिटिक भी लिखना, आंसर राइटिंग करते थे। अब आ जाते हैं दूसरी थ्योरी पे, लिबर्टेरियन थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप, स्वतंत्रतावादी थ्योरी जिसको हम बोलते हैं नागरिकता की। इस थ्योरी में सिटीजनशिप को एज अ प्रोडक्ट ऑफ फ्री चॉइस देखा जाता है एंड कॉन्ट्रैक्ट अमंग इंडिविजुअल्स। इसमें आते हैं आपके रॉबर्ट नॉजिक, जो लिबरल थ्योरी है ना, लिबरल थ्योरी का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन या आप बोलो एक डेवलप्ड वर्जन है लिबर्टेरियन थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप, ठीक है। तो ये बोलते हैं कि नागरिकता कैसे मिली, नागरिकता किसका कॉन्सिक्वेंस है, कैसका रिजल्ट है, जो लोगों के जो जितने भी इंडिविजुअल्स ने जब आपस में फ्री चॉइस के नाते या कॉन्ट्रैक्ट किया तो एज अ प्रोडक्ट क्या आया, एज अ प्रोडक्ट निकला सिटीजनशिप। प्रोडक्ट इन द सेंस या फिर एज अ रिजल्ट, ठीक है। तो फ्री चॉइस और कॉन्ट्रैक्ट का रिजल्ट आया सिटीजनशिप। ऐसा लिबर्टेरियन थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप बोलते हैं कि नागरिकता हमें एज अ, जब आपस में इंडिविजुअल से कॉन्ट्रैक्ट किया, फ्री चॉइस ली और फ्री चॉइसेस के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट किया, डिसीजन लिया, तब सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट उभर के आया था। इट कंसिडर्स मार्केट सोसाइटी एज अ सुटेबल मॉडल ऑफ सिविक लाइफ। तो वहाँ पे जैसे सिविल राइट्स हमारा मेन कीवर्ड था, लिबर्टेरियन थ्योरी में हमारा मेन कीवर्ड होगा मार्केट सोसाइटी। तो ये किसको फेवर करते हैं, मार्केट को, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन को, मार्केट सोसाइटी को, या फिर कैपिटलाइजेशन आप बोल सकते हो। तो इसके जो मेजर थिंकर है वो है रॉबर्ट नॉजिक। रॉबर्ट नॉजिक ने अपनी फेमस बुक एनार्की स्टेट एंड इथियोपिया लिखी थी, जो कि कई बार पेपर में पूछी जा चुकी है ना। एंड नॉजिक ने ये बोला था कि इंडिविजुअल रिजॉर्ट टू प्राइवेट एक्टिविटी, मार्केट एक्सचेंज एंड वॉलंटरी एसोसिएशन इन ऑर्डर टू रियलाइज देयर वैल्यूज, बिलीव्स एंड प्रेफरेंसेस। तो जो इंडिविजुअल्स हैं वो किस पे निर्भर होते हैं, इंडिविजुअल जो है वो निर्भर होते हैं आपकी जो प्राइवेट एक्टिविटीज होती हैं, मार्केट एक्सचेंज जो है बेसिकली कैपिटलाइजेशन वाला सिस्टम, या जो इंडिविजुअल्स आपस में एसोसिएशंस बनाते हैं अपनी मर्जी से, ठीक है। तो ये सारी जो एक्टिविटीज है या मार्केट एक्सचेंज है या वॉलंटरी एसोसिएशन है वो किस पे आधारित होती है, ये आधारित होती है उनकी वैल्यूज पे, बिलीव्स पे एंड प्रेफरेंसेस पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो आपको अपने आंसर में लिखनी चाहिए कि उनकी जो कोई भी इंडिविजुअल, हर इंडिविजुअल की अपनी एक वैल्यू होती है, बिलीफ सिस्टम होता है और प्रेफरेंसेस होती हैं। आपकी भी होंगी, अगर आप खुद सोच के देखो क्या मेरी कोई वैल्यूज़ है, ठीक है, जिन पे मैं निर्भर करती हूँ, कुछ मेरे बिलीव्स हैं, कुछ मेरे प्रेफरेंसेस हैं। प्रेफरेंसेस यानी कि आप किसको प्रायोरिटी दे रहे हो, किस चीज़ को आप ज़्यादा प्रेफर करते हो, और इसी पे आपका क्या डिपेंड करता है, इसी पे आपकी डिपेंड करती है आपकी प्राइवेट एक्टिविटी, मार्केट एक्सचेंज और वॉलंटरी एसोसिएशन, ठीक है। तो एज अ नॉजिक बोलते थे सिंपल इस किताब में, द नीड ऑफ सिटीजनशिप अराइजेस। जब आप ये सारी चीज़ें कर रहे होते हो तो सिटीजनशिप की जो ज़रूरत है वो कब जरूर पड़ती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो रही थी, वॉलंटरी एसोसिएशन कर रहे थे, आप मार्केट के साथ डील कर रहे थे, ट्रेड वगैरह चल रहा था, प्राइवेटाइजेशन भी था। तो सिटीजनशिप की ज़रूरत कब पड़ी, जब नेसेसरी गुड्स एंड सर्विसेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड इन दिस मैनर। जब आप मार्केट के जरिए या अपने वॉलंटरी एसोसिएशन अपने मर्जी से जब आप पैसा नहीं कमा पा रहे थे, तब आपके पास एक कॉन्सेप्ट आया सिटीजनशिप का, ठीक है। जब गुड्स एंड सर्विसेज आपको नहीं मिल पाई इस तरीके से, तो फॉर दिस पब्लिक प्रोविजन बिकेम नेसेसरी। अब जब हमें खुद से चीज़ें नहीं मिल पा रही, जब जैसे कि मैं बहुत अमीर थी, मैंने प्राइवेटाइजेशन में मानती हूँ, मैं कैपिटलिज्म सिस्टम में मानती हूँ, ये सब आपको पता होगा, ये नॉर्मल बेसिक टर्म्स है, पॉलिटिकल साइंस के पता होने चाहिए, ठीक है। तो जब मैं निजीकरण में मानती हूँ और फिर मुझे पता चला कि यार अब तो मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं प्राइवेट कंपनीज पर निर्भर नहीं रह सकती, प्राइवेट कंपनी से तो मुझे प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो फिर मैं किस पे डिपेंड करूँगी, मैं पब्लिक प्रोविजंस पे डिपेंड करूंगी, यानी कि स्टेट पे, पब्लिक यानी कि स्टेट, सरकार, कि अब सरकार मेरे लिए कुछ करे। प्राइवेट में तो या मार्केट वाला जो सिस्टम है वो तो खराब हो चुका है। तो इस सेंस में सिटीजन्स जो है एक रैशनल कंज्यूमर ऑफ पब्लिक गुड्स के तौर पे सामने आए। तो सिटीजनशिप की जरूरत हमें तब पड़ी जब हमें स्टेट की जरूरत पड़ी, और स्टेट जो है अपने पब्लिक अफेयर्स से, अपने पब्लिक प्रोविजन से हमारी मदद करेगा गुड्स एंड सर्विसेज में, ठीक है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर से हमारा काम नहीं चल पा रहा। तो उस टाइम पे सिटीजन जो है वो रैशनल कंज्यूमर बन जाते हैं पब्लिक गुड्स के, ठीक है। तो यहाँ पे सिटीजन, दूसरा पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा, पहला तो मार्केट सोसाइटी में बिलीव करते हैं, लिबर्टेरियन थ्योरी, ठीक है। अगर समझ आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ आ रहा तो थोड़ा सा रट लो इन 2-3 कीवर्ड्स को, ठीक है। मैं कोशिश पूरी कर रही हूँ कि समझा पाऊँ आपको, ठीक है। मार्केट सोसाइटी, दूसरा कि आप जो सिटीजन्स है, लिबर्टेरियन थ्योरी सिटीजन्स को रैशनल कंज्यूमर मानती है। तीसरा, इसके जो मेन थिंकर है वो है रॉबर्ट नॉजिक, और उनकी किताब याद रख लो, बस ये 3 पॉइंट्स भी याद हो जाएंगे तो बेस्ट है। देन नॉजिक जो है
बेसिकली आप नॉजिक का पर्सपेक्टिव समझो। नॉजिक क्या कहना चाह रहे हैं कि जो स्टेट है ना, जैसे एक प्राइवेट सेक्टर होता है, प्राइवेट सेक्टर में इंटरप्राइजेस होती हैं, तो वैसे उसने स्टेट को एक लार्ज इंटरप्राइज मान लिया है और सिटीजन्स को उसके कस्टमर्स मान लिया है। तो ये मतलब बहुत मार्केट सेंस में, जैसा वो देखते हैं ना, बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं जो प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, तो वो ऐसी बातें करते हैं, राइट। तो वैसे ही नॉजिक उस सेंस में, हम क्योंकि मार्केट सोसाइटी में बिलीव करते हैं, तो वैसे ये वर्ड्स और मेटाफॉर्स यूज कर रहे हैं कि स्टेट एक बड़ा सा इंटरप्राइज की तरह है। जैसे प्राइवेट कंपनीज होती हैं तो बड़ी सी ये प्राइवेट कंपनी है, और सिटीजन उसमें कस्टमर की तरह है या क्लाइंट्स की तरह है। जैसे कंपनीज में जो उनके हम होते हैं वो कस्टमर होते हैं उनके लिए, और हमको वो सामान बेचने के लिए कुछ भी करेंगे, तो वैसे ही स्टेट भी है, ठीक है। वो कस्टमर और उनके क्लाइंट है कौन, सिटीजन्स। और जो मेन है वो क्या करते हैं ज़्यादातर, जो मेन यहाँ पे वो क्योंकि उस टाइम पे पेट्रियार्कियल था, तो जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो प्रोटेक्टिव इंस्टीट्यूशंस को हायर करती है कि ताकि वो उनके राइट टू प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर सके। तो वैसे ही यहाँ पे जो स्टेट है ये बेसिकली इसके साथ ना वो थोड़ा सा सिमिलैरिटी शेयर कर रहे हैं। नॉजिक स्टेट और कंपनी, एक प्राइवेट कंपनी के बीच में सिमिलैरिटी की, जैसे प्राइवेट कंपनी ऐसा करती है तो स्टेट यहाँ पे ऐसा है, ठीक है। तो समझाने के लिए बेसिकली, तो स्टेट यहाँ पे हमारे लिए क्या है, सबसे प्रोटेक्टिव इंस्टीट्यूशन है जो हमारे राइट टू प्रॉपर्टी को मतलब प्रोटेक्ट करेगा। और साथ ही साथ स्टेट ही इकलौता ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसके पास मोनोपोली होती है यूज ऑफ फोर्स की, ठीक है। और कोई फोर्स यूज कर सकता है क्या बिना पनिशमेंट के? अगर मैं बोलूँ कि मैं आज फोर्स यूज करना चाहती हूँ, मैं यहाँ पे ये दंगे करना चाहती हूँ, करने नहीं कर सकती, लेकिन स्टेट कर सकता है दंगे। यस, स्टेट अपनी पुलिस को भेज के या कुछ भी प्रोटेस्ट वगैरह रुकवा सकता है या कुछ भी कर सकता है। तो स्टेट के पास इकलौता स्टेट है जिसके पास मोनोपोली है कि वो फोर्स का यूज कर सकता है लेजिटिमेट तरीके से, ठीक है। उसके पास लीगल राइट है। क्रिटिक्स पॉइंट्स आउट, अब इसका क्रिटिसिज्म जो करते हैं वो क्या बोलते हैं इस थ्योरी के बारे में, कि जो फ्री मार्केट बेस्ड इंडिविजुअलिज्म है डज नॉट प्रोवाइड फॉर एडुकेट फाउंडेशन ऑफ सोशल सॉलिडारिटी, ठीक है। तो ये बोलते हैं कि तुम सिर्फ मार्केट बेस्ड सिस्टम को प्रमोट करोगे, कि इंडिविजुअल की बात करोगे और फ्री मार्केट के बेसिस पे ही तुम सोसाइटी को चलाने की बात करोगे, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि सिर्फ मार्केट सोसाइटी हो, सिर्फ फ्री मार्केट सिस्टम हो, तो प्राइवेटाइजेशन हो, या फिर आपका लेजिस्फेयर जिसको हम बोलते हैं वो हो, तो उससे आप एक सोशल सॉलिडारिटी स्टैब्लिश कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है, ऐसा इसके क्रिटिसिज्म करने वाले बोलते हैं। ये बोलते हैं कि जो लिबर्टेरियन मॉडल ऑफ सिटीजनशिप है, इससे बहुत सारे लड़ाइयाँ हो सकती हैं, डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, क्लैश ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है विद इन सोसाइटी। फॉर इंस्टेंस, इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है इसको समझाने के लिए कि कैसे डिस्प्यूट्स और क्लैश ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू अडॉप्ट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप, मान लो हमने लिबर्टेरियन थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप को अडॉप्ट कर लिया, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाई शुड दोज who do not avail themselves of the services of the government hospitals or government schools be forced to pay for them? मान लो जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर वाले तो अपने खुश है मार्केट सोसाइटी से, तो वो क्यों फिर जो सरकारी हॉस्पिटल है या जो सरकारी स्कूल है उनको वो क्यों पे करेंगे, उनको क्यों फंडिंग करे? वो अपने लिए कमाएंगे, अपने लिए करेंगे, ठीक है। तो फिर ऐसे तो वो गलत हो जाएगा। तो इसलिए इसको इस बात पर क्रिटिसाइज भी किया जाता है, क्योंकि जो सरकार है, जो स्टेट है, वो टैक्स तो उनसे भी ले रही है ना जो सर्विसेज का इस्तेमाल नहीं कर रहे। जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट स्कूल बनवाना होता है, तो क्या टैक्स सिर्फ उन लोगों से लिया जाता है जो सर्विसेज का इस्तेमाल करेंगे? नहीं ना, टैक्स तो उनसे भी लिया जाता है जो प्राइवेट कंपनीज हैं, जो या प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं जिनके बच्चे, या प्राइवेट हॉस्पिटल में वो इलाज करवाते हैं, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं टैक्स तो देते हैं सरकार को, और टैक्स यहाँ पे यूज हो रहा है। तो फिर ये बोलते हैं वाई, ठीक है। ये वाई वाला क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है। या फिर अब वाई हम उस पुलिस के लिए पैसा दे रहे हैं जो हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई ही नहीं गई है, ठीक है। तो हमें क्यों फोर्स किया जा रहा है टू पे फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ह्यूज पुलिस फोर्स लार्जली मेंट टू प्रोटेक्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी, ठीक है। तो जो प्राइवेट प्रॉपर्टी ओन ही नहीं करते, जिनके पास कोई प्रॉपर्टी ही नहीं है, तो वो हम उसकी चीज के लिए पैसा क्यों दें? एंड व्हाई शुड दोज हु डू नॉट लव देयर कंट्री टू बी फोर्स्ड टू पे फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ह्यूज मिलिट्री फोर्स? और मान लो जो देशद्रोही हैं, जो अपने देश से प्यार ही नहीं करते, तो हम उनसे क्यों पैसा ले कि मिलिट्री फोर्स के लिए? क्योंकि मिलिट्री तो हमारे देश की सेवा के लिए है, तो कहीं ना कहीं हमें ना चाहते हुए भी जो हम उसके लिए क्या कर रहे हैं, फंड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाता है डिस्प्यूट्स एंड क्लैश ऑफ इंटरेस्ट। ये ऐसा क्रिटिक्स बोलते हैं कि इनके बीच में, लिबर्टेरियन में एंड बाकी लोगों में, ठीक है। कि एक तरफ लिबर्टेरियन है जो फ्री मार्केट सोसाइटी को प्रमोट कर रहे हैं, जो प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट कर रहे हैं, और पब्लिक लाइफ के पब्लिक सेक्टर में नहीं मानते, ठीक है। दूसरी तरफ जो पब्लिक सेक्टर में प्रमोट कर रहे हैं लेकिन वो पैसा तो प्राइवेट सेक्टर से ही ले रहे हैं। तो एक तरीके से क्या आ रहा है, क्लैश ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है। क्लैश ऑफ इंटरेस्ट यानी कि आपका इंटरेस्ट कुछ और है और आपको पे किसी और चीज के लिए करना पड़ रहा है, जो कि नॉजिक इसके खिलाफ भी थे। देन आ जाते हैं नेक्स्ट आपका यहाँ पे, ये आर्ग्यूमेंट जो है ये इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं, तो पीपल शुड अवेल देमसेल्व्स ऑफ द सर्विसेज ऑफ प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज नॉट ऑफ स्टेट,
फॉर नेसेसरी असिस्टेंट इन ओल्ड एज, थेफ्ट, एक्सीडेंट एंड अदर अनफोर्सिन क्लाइमेट्स। तो इस आर्ग्यूमेंट को जो क्रिटिक्स है वो ये बोल के भी करते हैं कि अच्छा तो फिर तुम प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज की सर्विसेज यूज़ करो, तुम स्टेट की कोई भी सर्विस यूज़ मत करो। अगर तुम्हारे यहाँ पे चोरी हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो मैं भी पुलिस के पास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम तो फ्री मार्केट स्टेट में मानते हो, ठीक है। तो ओल्ड एज में तुम्हें हम क्यों हेल्प करें, पेंशन वगैरह क्यों दें। तो ये भी एक काउंटर अटैक किया गया है बाय क्रिटिक्स कि अगर तुम इतना फ्री मार्केट सोसाइटी बोल रहे हो तो तुम इन सब का भी जो है बेनिफिट क्यों लेते हो, ठीक है। तो इन दिस वे बाय गवर्नमेंट वुड बिकम redundant and the idea of citizenship would become irrelevant। अगर तो ये क्रिटिसिज्म करने वाले जो इसके खिलाफ है इस थ्योरी के, वो ये बोलते हैं कि फिर ऐसे तो जो सिटीजनशिप का आइडिया है वो खारिज हो जाएगा, वो इररिलेवेंट हो जाएगा अगर आप गवर्नमेंट में ही नहीं मानोगे, क्योंकि ये गवर्नमेंट के सख्त खिलाफ होते हैं, ठीक है। और वो बोलते हैं कि गवर्नमेंट आए भी तो वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करे या ये करे, ठीक है। कम्युनिटेरियन थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप यानी कि अपना समुदायवादी, जो समुदाय में मानते हैं, कम्युनिटी में मानते हैं, ठीक है। ये लिबर्टेरियन थ्योरी के अगेंस्ट में ये थ्योरी आई थी, ठीक है, कम्युनिटेरियन थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप। क्योंकि लिबर्टेरियन जो है वो इंडिविजुअल की बात करते हैं एंड कम्युनिटेरियन जो है वो कम्युनिटी की बात करते हैं, ठीक है। कम्युनिटी भी इंडिविजुअल से मिलकर बनी है, लेकिन वो कहते हैं कि सिर्फ एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के बारे में नहीं, पूरे समुदाय के बारे में सोचते हुए कोई भी जो सिटीजनशिप का फैसला है वो लेना चाहिए। इसी को हम दूसरी रिपब्लिकन थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप भी बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस थ्योरी का। क्या बोलते हैं? रिपब्लिकन थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप। तो ये अपना पहला पॉइंट यहाँ ऐड कर लो। ये थ्योरी जो है बात करती है इंडिविजुअल और स्टेट के बॉन्ड की, कि एक इंडिविजुअल और एक स्टेट, जो स्टेट है उसके बीच में कैसा रिश्ता होना चाहिए, ठीक है। द कंसेप्शन ऑफ सिटीजनशिप कंसीव्स द सिटीजन एज समवन। इनके लिए सिटीजन कौन है, नागरिक कौन है कम्युनिटेरियन थ्योरी के लिए? ऐसा पर्सन हु प्लेज एन एक्टिव रोल इन शेपिंग द फ्यूचर डायरेक्शन ऑफ हिज और हर सोसाइटी थ्रू पॉलिटिकल डिबेट एंड डिसीजन मेकिंग। तो नागरिक वो है जो सोसाइटी के फ्यूचर के बारे में सोचे, तो सोसाइटी के फ्यूचर को शेप करे, उसको डेवलप करने में हेल्प करे, ठीक है, जो उसके लिए डिसीजन ले पाए, जो डिबेट कर सके। तो वो नागरिक है किसके लिए? कम्युनिटेरियन थ्योरी के लिए, जो अपनी कम्युनिटी के बारे में सोच पाए, सोसाइटी को आगे बढ़ा पाए। अदरवर्ड्स जो इस सिटीजनशिप का जो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है वो है सिटीजन पार्टिसिपेशन। तो अनदर कीवर्ड इज सिटीजन पार्टिसिपेशन में ये मानते हैं कौन? कम्युनिटेरियन पर्सपेक्टिव। पहला क्या था? रिपब्लिकन थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप है। दूसरा इसका है सिटीजन पार्टिसिपेशन। वो सिटीजन पार्टिसिपेशन को ही पिछली लाइन में समझाया गया है। और इसके जो मेन थिंकर वो कौन है? हैना एरेंट है, माइकल वॉल्जर है एंड बेंजामिन बार्बर है, ठीक है। और इन तीनों की जो बुक है आपको याद होनी चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी और वैसे भी। स्पीयर्स ऑफ जस्टिस माइकल वॉल्जर की है, हैना एरेंट की ह्यूमन कंडीशन एंड बेंजामिन बार्बर की स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी, ठीक है। देन द मेन टेनेंट जो है इस थ्योरी के वो बोलते हैं कि मतलब ये सारे लोग जो इसको फेवर करते हैं वो उनका मानना है कि जो सिटीजन है उनको अपने आप को कैसे पहचानना चाहिए। तो सिटीजन शुड आइडेंटिफाई हिमसेल्फ विद द कम्युनिटी ऑफ विच ही इज अ मेंबर। तो हमें सिटीजन को कैसा देखना है? सिटीजन को हमें, अगर हम जो नागरिक हैं उनको हमें क्या करना है? हमें एज अ कम्युनिटी का पार्ट मानना है अपने आप को, ठीक है, कि हमें कम्युनिटी का मेंबर है, कम्युनिटी के पार्ट है एंड टेक एक्टिव पार्ट इन पॉलिटिकल एक्ट। क्योंकि सिटीजन पार्टिसिपेशन है, तो सिटीजन पार्टिसिपेशन का डायरेक्ट मतलब क्या है? देखो, रटने की जरूरत नहीं है, आपने ये कीवर्ड समझ लिया तो आप अपने आप से खुद से स्टोरी लिख पाओगे पेपर में, ठीक है, कि सिटीजन पार्टिसिपेशन का मतलब है कि हमें कम्युनिटी का पार्ट अपने आप को मानना है। और ये तो हमें याद करने की भी जरूरत नहीं है कि हमें कम्युनिटी का पार्ट मानना है, क्योंकि इसका थ्योरी का नाम ही है कम्युनिटेरियन थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप। तो इसके नाम में ही पता चल रहा है कि कम्युनिटी, तो कम्युनिटी वर्ड आ रहा है यानी कि वो कम्युनिटी का पार्ट है कौन? सिटीजन। और वो सिटीजन पार्टिसिपेशन है यानी कि हमें पॉलिटिकल लाइफ में एक्टिवली रोल प्ले करना है, डिबेट्स में, डिसीजन मेकिंग में हमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है। और जब हम ऐसा करेंगे, हम अपने आप को कम्युनिटी का पार्ट मानेंगे, हम पॉलिटिकल लाइफ में एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, तभी हम क्या कर पाएंगे? सबके कॉमन इंटरेस्ट के लिए काम कर पाएंगे, ठीक है। और इंडिविजुअल जो है कैन बिकम अ सिटीजन ऑफ अ कम्युनिटी इन द ट्रू सेंस। वो कब सही मायने में सिटीजन कम्युनिटी का पार्ट कब कहलाएगा? बाय एसिमिलेटिंग हिमसेल्फ विद द कल्चर। जब वो जो समाज है उस पर्टिकुलर कम्युनिटी की कल्चर, ट्रेडिशन, बिलीव्स और सेंटिमेंट्स को अपने अंदर समावेश करेगा, एसिमिलेट करेगा, मतलब उनके साथ घुल मिल जाएगा, ठीक है। वो सिर्फ अपने कल्चर के बारे में नहीं सोचेगा, वो दूसरे कल्चर के साथ, दूसरे ट्रेडिशन, दूसरे बिलीव्स, सेंटिमेंट्स या पूरी कम्युनिटी के जो कल्चर ट्रेडिशन है उसके साथ डील करेगा।
अब जिसके खिलाफ है वो ये बोलते हैं क्रिटिक्स की कम्युनिटेरियन ठीक है, अच्छी बात है, कम्युनिटी के बारे में सोचो, कॉमन इंटरेस्ट, दूसरों की कल्चर ट्रेडिशन की वैल्यू करो, लेकिन ये जो मॉडल है ना सिटीजनशिप का, इसमें कुछ कमी है। वो कमी क्या है? ये जो पॉसिबिलिटी है ना होमोजीनियस सोसाइटी में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन हेट्रोजीनियस सोसाइटी में ऐसा पॉसिबल नहीं है। होमोजीनियस यानी कि जब सब एक ही कल्चर के लोग हों, ठीक है, होमोजीनियस यूनिफॉर्मिटी हो जिसमें, तो उसमें तो ये बातें अच्छी लगती है सुनने में, क्योंकि वहाँ पे कोई ज़्यादा क्लैश ऑफ इंटरेस्ट होगा नहीं। तो जो कम्युनिटेरियन थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप है वो सिर्फ होमोजीनियस सोसाइटी में ही सक्सेसफुल हो सकती है, क्योंकि बाकी कल्चर्स में, मतलब बाकी हेट्रोजीनियस सोसाइटी में स्पेशली, जहाँ पे सबका कल्चर ट्रेडिशन अलग है, वहाँ पे चांसेस है कन्फ्लिक्ट होने के। ठीक है, सो और ये जिस आइडिया है ना सिटीजनशिप का, कम्युनिटेरियन सिटीजनशिप का, ये आइडिया होमोजीनियस सोसाइटी यहाँ पे एथेंस में देखने को मिला था और फ्लोरेंस में देखने को मिला था। सिमिलरली एक और थिंकर है रूसो, जो बहुत फेमस थिंकर है, जिनकी फेमस किताब है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उसमें उन्होंने एक जनरल बिल का कॉन्सेप्ट की बात की थी। आई होप आपने सुना होगा, नहीं भी सुना तो आप फर्स्ट टाइम अगर सुन रहे हो तो समझ लो। जनरल बिल का मतलब है कि जब सबकी इच्छाओं को मद्देनजर रखते हुए कोई डिसीजन लिया जाए तो वो जनरल बिल होती है, जो सबके फेवर में काम करे, या सबके फेवर में नहीं तो मेजोरिटी के फेवर में काम करे। ठीक है, तो उसको हम रियल विल भी बोलते हैं, हम यानी कि रूसो ने उसको रियल विल भी बोला था। तो ये जनरल विल का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था, जो कि सिमिलर है कम्युनिटेरियन थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप के। ठीक है, एंड जिसमें हम सारे मेंबर्स जो है कम्युनिटी के आपस में एक साथ आते हैं, कन्वर्ज करते हैं अपने व्यू पॉइंट्स को, और एक पर्टिकुलर कॉमन इंटरेस्ट पे वो लेकर आते हैं। तो रूसो के कॉन्टेक्स्ट में वो ये सोसाइटी के लिए सही है, पर बाकी सोसाइटीज में ये वैलिड नहीं हो पाएगा। तो सिर्फ एक ही क्रिटिक लिख देना कि होमोजेनियस सोसाइटी में वर्क नहीं करता, और रूसो वाला आप पॉइंट ऊपर भी लिख सकते हो। ठीक है, जहाँ पे नॉसिक कह रही हूँ, माइकल वॉल्जर है ना, वहाँ पे रूसो भी आप समझा सकते हो। ये भी इंपॉर्टेंट थिंकर है इसके कम्युनिटेरियन थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप की, क्योंकि उन्होंने जनरल विल और की बात की थी। जनरल विल को उन्होंने रियल विल बोला था। रियल विल यानी कि जब सारे कम्युनिटी के मेंबर्स एक ही मुद्दे पे आते हैं और कॉमन इंटरेस्ट के लिए डिसीजन लेते हैं। और कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में ऐसे कंसेंसस पे आ पाना तो बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, पहले तो हो जाता था कि हाँ भाई एक इंटरेस्ट पे आ गए और एक ही डिसीजन आपने ले लिया, सब एक मुद्दे पे मान गए। लेकिन आज के टाइम पे कंसेंसस होना मतलब एक दूसरे का कंसेंसस होता है, एक दूसरे की बात मानना, या फिर एक कॉमन पॉइंट पे आना। ठीक है, सबकी सहमति से, हाँ कंसेंसस सहमति। ठीक है, एक हिंदी ट्रांसलेशन याद नहीं आ रहा था, तो उसमें तो आजकल बहुत ज़्यादा डिबेट है। कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में ये जो कम्युनिटेरियन पर्सपेक्टिव है सिटीजनशिप का, वो पॉसिबल नहीं है। किसी मतलब जनरल विल पे आना बहुत मुश्किल हो गया है। ठीक है, सो ये एक क्रिटिक हो सकता है कि भाई पहले के टाइम पे अच्छा था, क्योंकि पहले के टाइम पे सोसाइटी होमोजीनियस थी, छोटी थी, स्मॉल थी, दूसरा स्मॉल भी थी, क्योंकि ज़्यादा लोग भी नहीं थे। लेकिन जो आज के टाइम है वहाँ पे कम्युनिटेरियन थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप काम नहीं आ पाएगा। नेक्स्ट थ्योरी है मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप। कार्ल मार्क्स के बारे में सबने सुना होगा, हैव्स एंड हैव्स नॉट की वो बात करते हैं। ठीक है, बोर्जोइजी और प्रोलेटारिएट, वो सारा मैंने आपको पढ़ाया भी हुआ है कितनी बार। तो बेसिकली मार्क्सिस्ट थ्योरी का ये मानना था कि जो सिटीजनशिप है, ठीक है, वो कैसे इमर्ज हुई, वो किसका रिजल्ट, एज अ रिजल्ट ऑफ व्हाट सिटीजनशिप हैज बीन इमर्ज्ड। सो बेसिकली इट वाज अ प्रोडक्ट ऑफ अ क्लास कन्फ्लिक्ट। जब हैव्स और हैव्स नॉट के बीच में जब क्लास कन्फ्लिक्ट हुआ, मान लो कि दो क्लासेस हैं, ठीक है, एक हैव्स है बुर्जुआजी से, एक प्रोलेटारिएट से, ये आपको पता ही होगा। ठीक है, तब इन दोनों के बीच में क्लैशेस हुए, क्लास कन्फ्लिक्ट हुआ, तो किसी एक को तो हारना पड़ा। ठीक है, जो एंटागोनिस्टिक क्लास थी, मान लो ये एंटागोनिस्टिक क्लास है, तो दूसरे जो क्लास थी उसने अपने लिए क्या किया, प्रोटेस्ट किया, क्लास स्ट्रगल किया, एंड देन कहीं जाके उनको क्या मिल गए, सिटीजनशिप राइट मिल गए। ये मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप कहती है सिंपल कि सिटीजनशिप क्या है, एक प्रोडक्ट है ऑफ क्लास कन्फ्लिक्ट। जब दो क्लासेस का आपस में कन्फ्लिक्ट हुआ, लड़ाई हुई, तो जो एक क्लास जीत गई उसको क्या मिल गया, सिटीजनशिप के बेनिफिट्स मिल गए। ठीक है, उसको राइट्स मिले, और जब उसको अधिकार मिल गए तो अधिकार यानी कि सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली वहाँ पे क्या हो गया, इमर्ज हो गया। इसके जो फेमस थिंकर है वो है एंथनी गिडेंस, और एंथनी गिडेंस की जो दो फेमस किताबें हैं वो है वर्क्स, दो इंपॉर्टेंट जो वर्क्स हैं वो है कंटेम्प्रेरी क्रिटिक ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, पहली किताब, दूसरी प्रोफाइल्स एंड द क्रिटिक्स ऑफ सोशल थ्योरी, दूसरी किताब। ये दो इंपॉर्टेंट किताबें हैं, इसको रट लेना अच्छे से। ठीक है, Giddens has contradicted Marshall views in order to bring forth his own point. तो जो T.H. मार्शल का हमने पॉइंट पढ़ा था ना पीछे, मतलब पुराने वाली लिबरल थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप में, तो एंथनी गिडेंस जो है T.H. मार्शल के अगेंस्ट में अपना व्यू ऑफ सिटीजनशिप देते हैं, और उसमें वो 3 मुद्दों की बात करते हैं, एक एक करके समझते हैं इनको। तो देखो पूरा पैराग्राफ मत पढ़ो,
जो मेन पॉइंट है वो समझने की कोशिश करो, ऐसे पूरा रटने की जरूरत नहीं है। मेन पॉइंट ये कहना चाहता है कि जो पहले जो एंथनी गिडेंस है वो बोलना चाहते हैं कि जो 3 मुद्दे क्या है। पहला कि जो अंडर प्रिविलेज सेक्शन होता है ना, वो बहुत स्ट्रगल करने के बाद, जैसे अंडर प्रिविलेज कौन थे, मार्क्सिस्ट में प्रोलेटरिएट्स थे, वर्कर्स थे, जिनको बोर्जोइजीज जो थे वो दबाते थे, ठीक है। तो जो प्रोलेटरिएट सेक्टर था वो अंडर प्रिविलेज सेक्टर था, और उसको सिटीजनशिप कैसे मिली, जब उसने क्लास स्ट्रगल किया। एंड क्लास स्ट्रगल किया तो क्या मेंटेन हुआ, बैलेंस ऑफ पावर आया। जब बैलेंस ऑफ पावर आया तो उनके फेवर में चीजें काम की और उनको सिटीजनशिप राइट्स मिल गए, ठीक है। और ये जो बैलेंस ऑफ पावर है वो कब आता है, स्ट्रगल कब की जाती है, या तो वॉर के टाइम पे, या पर्टिकुलरली जब ये बात कर रहे थे, इन्होंने एग्जांपल दिया वर्ल्ड वॉर का, ठीक है। तो पहला ये पॉइंट था सिटीजनशिप का एंथनी गिडेंस का। बहुत डिटेल में नहीं, जितना मैंने समझाया बस एक लाइन में इसको पॉइंट को लिख लेना। फिर अब बेसिकली ये जो है मार्शल के अगेंस्ट बोल रहे, क्योंकि मार्शल के हिसाब से जो सिटीजनशिप है वो फेजेस में आई थी, ठीक है। ये जो मैंने आपको फेजेस नहीं बताए थे कि पहले पॉलिटिकल राइट्स था, फिर सोशल राइट्स था, फिर सिविल राइट्स आए, या फिर डेवलपमेंट हुआ, एवोल्यूशन हुआ, तो फेजेस में हुआ। लेकिन जो ये गिडेंस है वो बोलते हैं कि नहीं, फेजेस में नहीं हुआ, ये एक ही बारी में, जब स्पेशली जब बैलेंस ऑफ पावर वॉर के टाइम पे हुआ या ये, तो एक ही बारी में सिटीजनशिप आ गए, ना कि अलग अलग फेजेस में आई है, ठीक है। अलग अलग मतलब चरणों में नहीं आई। और वेयर जो मार्शल है वो कहते हैं कि अनलीनियर मैनर में आई है, कि अनलीनियर यानी कि ऐसा मैनर, ठीक है, सीधी एक तरीके से सिटीजनशिप नहीं आ गई, अनलीनियर मैनर था इसका। लेकिन जो गिडेंस जो है इस मुद्दे से डिसएग्री करते हैं मार्शल के, वो बोलते हैं कि जो सिटीजनशिप का जो रास्ता था वो लीनियर था, ना कि अनलीनियर, ठीक है। क्योंकि इनके लिए जो मेन मुद्दा है वो ये लीनियर अनलीनियर के आप डिबेट में मत जाओ, ठीक है, उसको डीप में समझने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना समझो कि जो गिडेंस है वो सेकंड पॉइंट में ये कह रहे हैं कि जो सिटीजनशिप है वो किसका प्रोडक्ट है, सिटीजनशिप है क्लास कॉन्फ्लिक्ट। क्लास कॉन्फ्लिक्ट यानी कि वेरियस सोशल मूवमेंट्स का प्रोडक्ट है। बहुत सारे सोशल मूवमेंट्स हुए, ठीक है, समाज में इतने सारे मूवमेंट्स चले, ठीक है, उसके बाद विरोध हुए, उसके बाद कहीं जाके सिटीजनशिप का आइडिया आया, तो ये उसका प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट इन द सेंस एज अ रिजल्ट ऑफ सोशल मूवमेंट्स सिटीजनशिप डेवलप हुआ है। फिर तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट में मार्शल ने 3 टाइप की सिटीजनशिप बताई थी, सिविल, पॉलिटिकल एंड सोशल। हमने पढ़ा था ना कि एवोल्यूशन हुआ, पॉलिटिकल, सोशल, सिविल, ये 3 सिटीजनशिप बताई थी। वेयर जो एंथनी गिडेंस थे उन्होंने सिर्फ 2 टाइप्स ऑफ सिटीजनशिप बताई, ठीक है। तो पहला टाइप क्या था, तो बेसिकली उन्होंने 2 टाइप ऑफ सिटीजनशिप को 2 कैटेगरीज में बांटा है। पहली कैटेगरी है इंडिविजुअल फ्रीडम एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ, जिसमें वो बोलते हैं कि जो बोर्जुआजीज थे उन्होंने स्ट्रगल करके फ्यूडल प्रिविलेजेस के अगेंस्ट जाके उन्होंने स्ट्रगल किया, एंड देन वो बोर्जुआजीज बने। बोर्जुआजीज हमेशा से बोर्जुआजीज नहीं थी, वो हमेशा से डोमिनेंट क्लास नहीं थी। बोर्जुआजीज से भी पहले फ्यूडल क्लास हुआ करती थी, तो फ्यूडल क्लास से उन्होंने स्ट्रगल करके वो बोर्जुआजीज बने थे। प्रोलेटरिएट ने बोर्जुआजीज से स्ट्रगल किया एंड देन वो जीते, ठीक है। तो ये जो राइट्स हैं, जो इंडिविजुअल फ्रीडम है, इक्वालिटी बिफोर लॉ है, ये क्या सिग्निफाई करते हैं, सिविल राइट्स को सिग्निफाई करते हैं। और ये सिविल राइट्स किसने जीते थे, बोर्जुआजीज ने जीते थे फ्यूडल क्लास से, ठीक है। और इसकी वजह से वो अपने इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म का जो बेस था वो बहुत स्ट्रॉन्ग कर पाए, उसको कंसोलिडेट कर पाए, एंड मॉडर्न रिप्रेजेंटेटिव स्टेट बनाने में बोर्जुआजीज की हेल्प हुई, किसकी वजह से, सिविल राइट्स की वजह से। दूसरा था इकोनॉमिक सिविल राइट्स। तो इकोनॉमिक सिविल राइट्स वो राइट्स होते हैं जो कि वर्किंग क्लास ने या ट्रेड यूनियन एक्टिविस्ट्स ने बोर्जुआजीज से छीने। तो 2 कैटेगरी हो गई, बोर्जुआ मतलब होता है ना सास भी कभी बहू थी टाइप। ये जो सास है हमारी बोर्जुआजी सास, ये कभी किसी टाइम पे बहू हुआ करती थी, किसकी, फ्यूडल की। और दूसरी कैटेगरी में अब ये जो सास है, अब वो ये वाली बहू जो है प्रोलेटरिएट, तो प्रोलेटरिएट की सास बोर्जुआजीज एंड बोर्जुआजीज की सास कौन थी, फ्यूडल। तो इसने इससे स्ट्रगल किया एंड बोर्जुआजीज ने फ्यूडल से स्ट्रगल किया, ऐसे समझो। तो ये 2 कैटेगरी आई होप आपको समझ आ गई होगी। पहली सिविल राइट्स की जिसमें इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ, एंड दूसरी इकोनॉमिक सिविल राइट्स की कुछ बात की गई, जो कि वर्किंग क्लास और ट्रेड यूनियन एक्टिविस्ट ने बोर्जुआजीज से छीनी, ठीक है। तो ये 2 कैटेगरीज की बात एंथनी गिडेंस करते हैं। अकॉर्डिंग टू गिडेंस, डेवलपमेंट ऑफ सिटीजनशिप एंड मॉडर्न डेमोक्रेसी बिगेन इन लेट 16th सेंचुरी। यहाँ पे आपकी 2 कैटेगरी समझा दोगे, 3 इश्यूज समझा दोगे, एंड देन एक पॉइंट ये भी समझा सकते हो इस मार्क्सिस्ट थ्योरी में कि यहाँ पे जो सिटीजनशिप है या जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है वो कब आई। ये इसको आप पहली लाइन भी लिख सकते हो, ये इन्होंने बहुत बाद में लिखा है बुक में, आप इसको शुरुआत यहाँ से कर सकते हो कि गिडेंस जो है ये 16th सेंचुरी में बात करते हैं कि ऐसा जो सिटीजनशिप आया था वो 16th सेंचुरी में आया था, जब स्टेट की जो संप्रभुता थी, राज्य की संप्रभुता थी, और एडमिनिस्ट्रेशन जो था, प्रशासन था, वो एक्सपैंड हुआ। जैसे जैसे स्टेट सॉवरेनिटी बढ़ी, एडमिनिस्ट्रेशन
का बड़ा ये ग्रोथ हुआ तो लेट 16th सेंचुरी में हमें सिटीजनशिप का डेवलपमेंट देखने को मिला। इससे जो स्टेट की जो क्षमता थी सर्विलांस की वो क्या हुई, एक्सटेंड हुई, वो भी बढ़ी, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो स्टेट था वो अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने लगा। स्टेट जो है सिटीजन से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने लगा। किसके बारे में इंफॉर्मेशन, सोसाइटी के मेंबर्स के, जो सोसाइटी में मेंबर्स रह रहे हैं उनके मतलब उनकी इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट या स्टोर करने लगा। ठीक है, ये स्टेट की कैपेसिटी आई सर्विलांस की। और जब ये सारी चीज़ें हुई कि स्टेट ने अपना काम शुरू किया, उन्होंने डाटा कलेक्ट किया, स्टोर किया, और फिर धीरे धीरे आया सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट लेट 16th सेंचुरी में, जब स्टेट ने अपनी सॉवरेनिटी का इस्तेमाल किया। लेकिन ये वन वे फिनोमिना नहीं था। ठीक है, ये जो सुपरविजन था, ये जो सर्विलांस था, ये स्टेट जो था ऐसे नहीं था कि स्टेट ही माई बाप था। स्टेट भी डिपेंडेंट था किस पे, सोशल रिलेशंस पे। अगर सोसाइटी उसके साथ कॉपरेट नहीं करेगी तो स्टेट कैसे उनके लिए काम कर पाएगा, राइट? तो वो अकेले तो नहीं कर सकता। तो इसी को उसने बोला, गिडेंस ने, टू वे एक्सपेंशन ऑफ पावर, कि एक हाथ दे और एक हाथ ले। अगर स्टेट कुछ कर पा रहा है तो वो इसलिए कर पा रहा है क्योंकि सोसाइटी उसको करने दे रही है, सोसाइटी उसके साथ कॉपरेट कर रही है। तो टू वे एक्सपेंशन ऑफ पावर हमें यहाँ देखने को मिला। ठीक है, जो सबऑर्डिनेट ग्रुप्स थे वो इन्फ्लुएंस करने लगे थे अपने रूलर्स को। ठीक है, इन दिस वर्क द नेशन स्टेट एंड वायलेंस, ये इसकी थर्ड किताब है गिडेंस की, द नेशन स्टेट एंड वायलेंस। इसमें जो एंथनी गिडेंस है उन्होंने बताया है कंटेम्प्रेरी कैपिटलिज्म के बारे में, कि जो कंटेम्प्रेरी कैपिटलिज्म है वो जो है डिफरेंट है 19th सेंचुरी की कैपिटलिज्म में। जो 19वीं शताब्दी में हम कैपिटलिज्म की बात की गई थी, और जो अभी के टाइम पे जो कैपिटलिज्म चल रहा है, पूंजीवाद चल रहा है, इन दोनों में आपस में बहुत फर्क है। दोनों का कैपिटलिज्म बहुत अलग है। लेबर मूवमेंट जो है वो प्रोमिनेंट इस ट्रांसफॉर्मेशन में, ये जो कैपिटलिज्म है आज का कैपिटलिज्म और उस टाइम का कैपिटलिज्म, इसमें जो मेजर फर्क है जो आया है वो लेबर मूवमेंट्स की वजह से आया है, ऐसा एंथनी गिडेंस बोलते हैं। क्योंकि आज के टाइम पे कैपिटलिज्म में वेलफेयर भी है, ठीक है, लेकिन उस टाइम पे सिर्फ कैपिटलिज्म में प्रॉफिट की बात होती थी। तो ये बहुत अलग है, और ये किस चीज़ की वजह से हुआ है, लेबर मूवमेंट्स की वजह से हुआ है। इसलिए हम इसको वेलफेयर कैपिटलिज्म भी बोलते हैं आज वाले कैपिटलिज्म को, क्योंकि उसमें स्टेट और कैपिटलिस्ट यानी कि प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर साथ में काम कर रहे हैं समाज निर्माण में। अब बात करते हैं प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप, यानी कि बहुलवादी थ्योरी, ठीक है, नागरिकता की, जिसमें सिद्धांत जिसको हम बोलते हैं। ये बोलते हैं कि जो सिटीजनशिप है एक बहुत कॉम्प्लेक्स और मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है। पर प्लूरलिस्ट पता है ना आपको, मतलब बहुत सारा जो ग्रुप्स की बात, जब वो बात करता है वो प्लूरलिस्ट थ्योरी होती है। तो ये सिटीजनशिप को बहुत कॉम्प्लेक्स और मल्टी डायमेंशनल, जिसके बहुत सारे डायमेंशंस हो, कारक हो, वो ऐसा प्रोसेस मानती है। इट कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू अ सिंगल कॉज। वो बोलते हैं कि सिटीजनशिप सिर्फ एक पर्टिकुलर या सिंगल कारण से नहीं आया, वो बहुत सारे कारणों से मिलके बना है। ठीक है, तो इसका कोई आने का कोई एक पर्टिकुलर रूट कॉज नहीं था। अगर हमें इसको समझना है तो हमें क्या करना चाहिए, मतलब हमें इन द सेंस ये जो थ्योरी है वो बोल रही है कि अगर आपको सिटीजनशिप को समझना है तो आपको डाइवर्स फैक्टर्स को कंसिडर करना पड़ेगा जो कि डेवलपमेंट, उस सिटीजनशिप की डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। ठीक है, जो प्लूरलिस्ट थ्योरी है उसके मेन थिंकर है डेविड हेल्ट, एंड इनकी फेमस किताब है पॉलिटिकल थ्योरी एंड मॉडर्न स्टेट, वेरी इंपॉर्टेंट। एक सेकेंड, इसको हाईलाइट कर लेना, लिख लेना कहीं पे। सो डेविड हेल्ट के अकॉर्डिंग जो सिटीजनशिप है वो हमेशा से एक रेसिप्रोकल रिलेशनशिप रहा है इंडिविजुअल और कम्युनिटी के बीच में। मतलब एक हाथ दे एक हाथ ले, मतलब इंडिविजुअल अगर स्टेट के लिए कुछ कर रहा है, टैक्स दे रहा है, तो स्टेट जो है मतलब कम्युनिटी है वो भी इसके लिए कुछ कर रही है। तो एक रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है सिटीजनशिप का, ठीक है, नागरिकता का, कि कुछ ड्यूटीज हैं तो कुछ आपको कुछ ड्यूटीज परफॉर्म करनी पड़ेगी, तो कुछ बदले में राइट्स भी मिलेंगे, या राइट्स मिलेंगे तो आपको बदले में कुछ ड्यूटी भी परफॉर्म करनी वाली पड़ेगी। इंडिविजुअली इंटाइटल्ड टू सर्टेन राइट्स अगेंस्ट द कम्युनिटी, ही ऑल्सो ओन सर्टेन ड्यूटीज टू द कम्युनिटी। वही जो मैंने लाइन आपको समझाई। जो राइट्स एंड ड्यूटीज है वो इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे पे। राइट्स हैं तो ड्यूटीज है, अगर आपको अधिकार मिल रहे हैं तो बदले में आपको आपकी सोसाइटी के प्रति कुछ ड्यूटीज भी बनती हैं। ठीक है, तो मतलब एक किसी के दो पहलू हैं ये। एक इंडिविजुअल राइट्स इम्प्लाई ड्यूटीज ऑफ अदर, हिज ड्यूटीज इम्प्लाइज राइट्स ऑफ अदर, वही घुमा फिरा के सेम लाइन लिखी हुई है। एसेंस ऑफ सिटीजनशिप लाइज इन पार्टिसिपेशन इन द लाइफ ऑफ द कम्युनिटी। तो सिटीजनशिप की जो वैल्यू है या इम्पोर्टेंस है वो किस चीज़ में दर्शाई जाती है, तो सिटीजनशिप की वैल्यू दर्शाई जाती है पार्टिसिपेशन में। तो यहाँ पे जो प्लूरल थ्योरी है वो देखो, 2-3 चीज़ें आप इसमें नोट डाउन कर लेना। मैं आपको एक बारी हाईलाइट करके बता देती हूँ, एक सेकेंड, हाईलाइटर दे देते हैं।
पहला पॉइंट आप इसमें ये नोट करना कि मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है, इसका कोई एक कॉज नहीं होता, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड है। देन इसमें आप डेविड हिल्ट के बारे में बताना, एंड देन आपका वो राइट्स एंड ड्यूटीज़ वाला कि राइट्स एक तरफ राइट्स और होते हैं तो एक तरफ ड्यूटीज़ होती हैं, हमें कम्युनिटी की तरफ कुछ राइट्स परफॉर्म करने पड़ते हैं, कुछ ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी पड़ती है, बदले में हमें कुछ राइट्स मिलते हैं, ठीक है। और ये मैरी वोllstonecraft का एक बहुत इंपॉर्टेंट कोट है, ये भी कोट कर सकते हैं आंसर में, टेक अवे नेचुरल राइट्स एंड ड्यूटीज़ बिकम नल। अगर आप उनसे उनके नेचुरल राइट्स जो हैं अगर वो छीन लोगे तो आपको जो सिटीजन्स है वो ड्यूटीज़ भी परफॉर्म नहीं करेंगे, मतलब आप राइट्स नहीं दोगे तो ड्यूटीज़ भी परफॉर्म सिटीजन्स नहीं करेंगे, ठीक है। इट वुड बी मिसलीडिंग टू रिगार्ड सिटीजनशिप नॉट ओनली एज अ आउटकम ऑफ एवोल्यूशन और अ प्रोडक्ट ऑफ क्लास स्ट्रगल। तो वो बोलते हैं कि जैसे मार्क्सिस्ट है ना, मार्क्सिस्ट बोलते हैं कि हाँ सिटीजनशिप तो बस एवोल्यूशन हुआ था, जैसे एवोल्यूशन की बात किसने किसने की थी, लिबरल थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप ने, या मार्क्सिस्ट ने क्या बोला, ये तो क्लास स्ट्रगल हुआ तभी सिटीजनशिप आया। तो ऐसा नहीं है, ऐसा कौन बोल रहा है, प्लूरलिस्ट थ्योरी बोल रही है कि ऐसा नहीं है भाई। डेविड हिल बोल रहे हैं कि सिटीजनशिप जो है किसके बारे में, सिटीजनशिप है कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट, लोगों जो लोग हैं वो कम्युनिटी में इन्वॉल्व रहे, मतलब बेसिकली ये पार्टिसिपेशन की बात कर रहे हैं। एंड पार्टिसिपेशन की बात एक और थ्योरी ने की थी, वो थी कम्युनिटेरियन थ्योरी। तो इससे आप थोड़ा थोड़ा उससे सिमिलैरिटी कनेक्ट कर सकते हो कि कम्युनिटेरियन थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप एंड प्लूरल थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप इस मुद्दे पे क्या कर रहे हैं, कन्वर्ज कर रहे हैं कि दोनों एटलीस्ट एक पॉइंट में तो मानते हैं कि भाई कम्युनिटी में हमारा जो रोल है वो पार्टिसिपेशन का होना चाहिए, हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। और जो कम्युनिटेरियन वाले थे वो पॉलिटिकल लाइफ में पार्टिसिपेट करने की बात कर रहे थे, ठीक है। एंड पीपल हैव बीन बार्ड फ्रॉम सिटीजनशिप, और लोगों को सिटीजनशिप उनसे छीन ली जाती है, और ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, जेंडर, रेस एंड एज अमॉन्ग मेनी अदर फैक्टर्स, ठीक है। तो मतलब सिटीजनशिप का कोई एक रास्ता नहीं है जो प्लूरलिस्ट, प्लूरल मतलब होता है ना बहुत सारे, तो बहुत सारे रास्ते हैं सिटीजनशिप का आने के, या आप जेंडर के आधार पर, रेस के आधार पर, मतलब कोई एक रास्ता नहीं है जिससे आपको सिटीजनशिप से निकाल दिया जाए, ऐसा इसका इस लाइन का मानना है, ठीक है। इस लाइन ने जो मैं आपको क्रक्स बता रही हूँ उसको नेगेटिव सेंस में नहीं, क्योंकि कुछ जो ऑथर्स है ना वो इतना ट्रिकी वर्ड्स में लिखते हैं कि आपको उसका नेगेटिव मीनिंग लगता है, लेकिन यहाँ पे इसका मीनिंग है कि कम्युनिटी में पार्टिसिपेट करना, और कोई एक चीज़ नहीं है जो सिटीजनशिप के आपके रास्ते में रुकावट बने, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जेंडर, रेस, एज और बहुत सारे फैक्टर्स जो सिटीजनशिप दिलवाने में आपको हेल्प करते हैं। और इसलिए अगर आपको सिटीजनशिप को एनालाइज करना है तो इज अ मैटर ऑफ इंक्लूजन और एक्सक्लूजन ऑफ सोशल क्लासेस इज टू एक्लिप्स फ्रॉम द व्यू अ वेराइटी ऑफ डायमेंशंस ऑफ सोशल लाइफ व्हिच हैज बीन सेंट्रल टू द स्ट्रगल ओवर सिटीजनशिप। सो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझाती हूँ। तो बेसिकली कौन सी सोशल क्लास को सिटीजनशिप में इंक्लूड करना है, कौन सी क्लास को एक्सक्लूड करना है, सोशल क्लास को सिटीजनशिप किसको देनी है किसको नहीं देनी, तो वो इंक्लूजन और एक्सक्लूजन किस बेसिस पे डिसाइड किया जाता है, वो इस बेसिस पे डिसाइड करने के बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं, कोई एक डायमेंशन नहीं होता, ठीक है। और ये सिटीजनशिप की स्ट्रगल पे भी डिपेंड करता है कि किस हिसाब से स्ट्रगल हुई है, कि मतलब सिटीजनशिप को पाने के बहुत सारे रास्ते हैं, उसके लिए बहुत सारी स्ट्रगल करनी पड़ती है, सोशल लाइफ में अलग अलग डायमेंशंस फॉलो करने पड़ते हैं। तो प्लूरलिस्ट थ्योरी बाकी थ्योरी से अलग इसलिए क्योंकि वो सारे फैक्टर्स को इंक्वायर जैसे कि वो हर फैक्टर्स को क्या करती है, एक तरीके से एनालाइज करती है कि कहीं जेंडर, रेस, रिलीजन, प्रॉपर्टी, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, इन सब के आधार पे तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा। तो बेसिकली प्लूरलिस्ट थ्योरी में पोलैरिटी ऑफ फैक्टर्स को नोटिस कर, तो बेसिकली प्लूरलिस्ट थ्योरी की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे सोशल मूवमेंट्स की भी बात करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन जैसे आज के टाइम पे हो रहे हैं, फेमिनिस्ट मूवमेंट, ब्लैक मूवमेंट, रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, तो ये सारे एग्जाम्पल है प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप के। आई होप आपको बैकग्राउंड में कोई नॉइस नहीं आ रही होगी, किचन में से आ रही है ये, अगर आ भी रही है तो वर्कर्स मूवमेंट है, चाइल्ड राइट्स मूवमेंट है, दलित मूवमेंट है, आदिवासी मूवमेंट है, इकोलॉजिकल मूवमेंट एंड बाकी सब। एंड देन प्लूरलिस्ट थ्योरी जो है ये बात करती है कि प्रॉब्लम ऑफ सिटीजनशिप शुड बी एनालाइज इन द कंटेक्स्ट ऑफ ऑल दिस मूवमेंट्स, ठीक है। तो प्लूरलिस्ट थ्योरी में हम ये सारे एग्जांपल्स क्यों पढ़ रहे हैं, सारे सोशल मूवमेंट्स क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि जो सिटीजनशिप को जो प्रॉब्लम है ना उनको हम इस सारे पर्सपेक्टिव से एनालाइज करें, सिर्फ एक पर्सपेक्टिव से हम सिटीजनशिप को ना देखें, ठीक है। मूवमेंट्स आर स्टेटस स्प्रेडिंग टू न्यू डायरेक्शन, एनालिसिस ऑफ सिटीजनशिप बिकम अ सब्जेक्ट ऑफ कॉन्टिन्यूअस रिसर्च। तो ये हमारे काम की लाइन नहीं है, ठीक है। सो बेसिकली प्लूरलिस्ट थ्योरी हमें कोई फिक्स फ्रेमवर्क नहीं देती कि भाई ये एक आधार है, इस आधार पे आप इसको एनालाइज कर लो सिटीजनशिप को, हमें कोई फिक्स फ्रेमवर्क ही प्रोवाइड नहीं करती। एवर एक्सपेंडिंग स्कोप है, सबसे अच्छा ज़्यादा जो स्कोप है सारे थ्योरीज में से प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप का ये स्कोप है। एंड देन अगर मैं बात करूँ, एक सेकेंड, ओके, ठीक है, दिस थ्योरी इटसेल्फ इज इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, और ये अभी भी थ्योरी जो है एक लौती थ्योरी है जो अभी भी डेवलप हो रही है, इसमें और फैक्टर्स इंक्लूड हो रहे हैं, इनके जो फेमस थिंकर हैं उसके अलावा बी एस टर्नर भी हैं, ठीक है।
तो B.S. टर्नर और डेविड हेल दोनों ही इस थ्योरी के थिंकर माने जाएंगे, तो हर थ्योरी के थिंकर्स याद रखना है, एक एक दो दो। एंड इसकी किताब है सिटीजनशिप एंड कैपिटलिज्म द डिबेट ओवर रिफॉर्मिज्म। ठीक है, तो B.S. टर्नर की किताब सिटीजनशिप एंड कैपिटलिज्म द डिबेट ओवर रिफॉर्मिज्म। अच्छा, ये जो कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव ऑन सिटीजनशिप है ना, ये पूरा जितने भी मैंने आपको समझाया, लिबरल, लिबर्टेरियन, कम्युनिटेरियन, मार्क्सिस्ट एंड प्लूरलिस्ट, इसका एक कंपैरेटिव चार्ट है और ये चार्ट मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ओपिगावा 1.0 जो सीरीज थी ना, उसमें जो ये 2.0 है, ये 1.0 सीरीज में मैंने सारे टेबल्स करा दिए थे आपको, तो जिसको शॉर्ट में ओपिगावा खत्म करना है तो वो 1.0 से भी खत्म कर सकते हैं। उसमें सारे चार्ट्स और जितने भी इस बुक में टेबल्स है, फिगर्स है, वो मैंने उसमें खत्म करा दी थी। यहाँ पे सिर्फ अभी हम थ्योरी पढ़ रहे हैं। ठीक है, दूसरा इसका जो पार्ट है वो है क्रिटिक्स ऑफ सिटीजनशिप। सिटीजनशिप की हमने हर उसका तो क्रिटिक पढ़ा, लेकिन उसके अलावा फेमिनिस्ट क्रिटिक है और सबऑल्टर्न क्रिटिक है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे कि सिटीजनशिप के दो कौन कौन से क्रिटिक हैं एंड क्या क्या करना है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपका आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा और समझ आया होगा। समझ नहीं आया तो आई एम रियली सॉरी, आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में वो पॉइंट फिर से और इजी तरीके से एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश करूंगी। डू कमेंट हाउ यू लाइक इट और नॉट। थैंक यू सो मच, बाय।